हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड, डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। कुछ दिनों पहले की बात है, हालांकि ये कुछ दिन, कुछ बरस और कुछ दशक पुराने हैं, पर कहते हैं ना कि सियासत में बहुत सारी स्टोरीज बनती हैं, कहानियां बनती हैं, और कहानी के कहन का हमारे और आपके बुजुर्गों और विद्वानों ने यही तरीका खोजा है। तो कुछ दशक पहले की बात है, एक दिन की बात है, पटना की बात है। एक नेताजी बैठे थे, पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी, बाबूजी वैद्य थे, कांग्रेस से नेता रहे थे, प्रत्याशी नहीं बन पाए थे, तो इस बात की खींच भी थी बाबूजी से ज्यादा उनके बेटे जी में। बेटे जी 2 चुनाव लड़ चुके थे विधानसभा का, देख चुके थे कि 1977 में जो उनके बगलगीर थे, क्योंकि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और जो बाकी साथी थे वो पटना यूनिवर्सिटी की नेतागिरी कर रहे थे, वो माननीय बन चुके थे जनता पार्टी की लहर में। कुछ 1980 में अपना ताज बचा पाए थे, विधायकी या सांसदी का कुछ खेद भी रहे थे, लेकिन ये नेताजी दोनों चुनाव में ध्वस्त रहे थे। और तब उन्होंने इरादा किया, इन सब सवालों के बीच जो उनके साथी भी पूछते थे और वो खुद भी, कि ऐसा कितने दिन चलेगा कि आप देखिएगा साम दाम दंड भेद, बल्कि अंग्रेजी का फ्रेज इस्तेमाल किया था, बाय हुक और क्रुक, न सिर्फ बिहार की सत्ता हासिल करूंगा बल्कि उसको अपने ढंग से चलाऊंगा भी। वो दिन है, और 9 अगस्त 2022 का दिन है, वो दिन जिसे इतिहास में हम अगस्त क्रांति के दिन से जानते हैं। वो दिन जब हमें पता चला था कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ है, उसे कुचलने के लिए बरतानिया हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है। उस दिन हमें बिहार से खबर मिलती है। अभी तक बात हो रही थी पर किरदारों के नाम रिवील नहीं हो रहे थे, पर आप तो विद्वान हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, जागरूक हैं, देखते और सुनते हैं। बात नीतीश कुमार की हो रही है, जो 2 विधानसभा चुनाव हार चुके थे और फिर मेज पर हाथ पटक कर ये दावा कर रहे थे। अब आप तथ्यों को देखिए और उस आलोक में खुद के बारे में किए गए इस दावे को सुनिए। सत्ता का परिवर्तन होता है, मंत्रियों के चेहरे बदल जाते हैं, गठबंधन की पार्टियों के नाम बदल जाते हैं, सातत्य में, कांस्टेंट में इन तमाम वेरिएबल्स के बीच 2 चीजें रहती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे एक, और चलेगी उनकी ही, बाकी सब अपने अपने हिसाब से सामाजिक समीकरण देख लें। इसीलिए तो लुधियाना की एनडीए की रैली से जो रार प्रकट हुई थी, जिसके बाद वापसी का हवाई जहाज जब लुधियाना से पटना के लिए उड़ता है, तो अरुण जेटली के खास और उन दिनों भाजपा और जेडीयू के बीच का सेतु बने हुए नेता से नीतीश गुस्सा के कहते हैं कि हमारे साथ चीट किया गया है, हमको धोखे से बुलाया गया है। तब से लेकर अब तक के दिन में गंगा जी जो पटना के किनारे से बहती हैं, पाटलिपुत्र के, कितना पानी बहा है, कितनी सियासत बदली है। अभी कल तक जो उन्हें पलटू चाचा कह रहे थे, अब अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। और सोशल मीडिया की जनता, उसकी पालेबंदी तो अलग ही है। जो दक्षिण पंथ का है वो महाराष्ट्र को मास्टर स्ट्रोक बता रहा था और बिहार को धोखा। जो इसके उलट पंथ का है वो कह रहा है कि देखिए, चाणक्य की भूमि से पता चल गया कि असली चाणक्य कौन है। तो आज के लल्लन टॉप शो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार में खेला हुआ कहां, कैसे हुआ, और जब ये सब हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी जो देश पर शासन कर रही है और कई राज्यों पर भी, वो कैसे रिएक्ट कर रही थी। उसके जो पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजर थे, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और उनके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, उनकी रणनीति कैसे नजर आ रही थी। नीतीश कुमार की तरफ से आखिरी दाव चलने का फैसला कब हुआ, वो कौन सा ऑडियो था, किसके फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ ऑडियो था, जिसको सुनकर पाटलिपुत्र के चाणक्य कह रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और यहाँ चंदन कैपिटल में लिखा जाएगा। बात इसकी भी करेंगे कि तेजस्वी यादव ने किस प्रस्ताव पर नीतीश के कमोबेश वीटो कर दिया, क्यों कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को कुछ पीछे खींचना पड़ा। और सूत्रों के हवाले से, सूत्र जो सर्वमान्य हैं, सर्वव्याप्त हैं, ये भी बताएंगे
कि आज जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से मिले तो 2024 के लिए उन्होंने क्या कहा, और अंदर खाने की ये जानकारी भी कि राहुल गांधी से कांग्रेस से क्या बात तय हुई है, किस नए प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, और ये भी कि इन सब को देखकर एक पुराना खिलाड़ी जो नई भूमिकाएं तलाशने के लिए इन दिनों गांव-गांव भटक रहा है, जो अभी कल तक देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि में मौजूद था और जेपी की जन्मभूमि में जाने की तैयारी कर रहा है, वो क्यों मुस्कुरा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये दिन भर की खबरों का, तथ्यों का और विश्लेषण का आपका न्यूज शो है जिसका नाम है लल्लन टॉप शो। लल्लन टॉप शो में और भी खबरें होंगी, पर सबसे पहले दिन का वीडियो। सभी मुसलमान भाइयों को मुहर्रम का हम बधाई मुहर्रम की बधाई सभी। आज के दिन बिहार से कई वीडियो आए, आप उनकी चर्चा दिन की बड़ी खबर में तफसील से सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आरजेडी के नेता और विधायक और शायद कुछ दिनों में मंत्री बन जाएं ऐसे तेज प्रताप यादव के इस वीडियो पर भी चर्चा की जाए। तेज प्रताप की मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन उनसे हो गई है चूक। वो मुसलमान भाइयों को बधाई दे रहे थे मुहर्रम की, पर उन्होंने गलत वक्त चुना, गलत त्योहार चुना, गलत शब्द चुने। दरअसल तेज प्रताप ही नहीं, और भी कई लोग हैं जो ये नहीं जानते कि मुहर्रम शोक का वक्त है। ये वैसा टिपिकल भारतीय त्यौहार नहीं है जिसमें खुशी मनाई जाती हो, बधाई दी जाती हो। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इसकी बधाई नहीं दी जाती क्योंकि इसी महीने में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हुसैन की करबला की जंग में हत्या कर दी गई थी। इसीलिए जो शिया मतावलंबी हैं वो शोक मनाते हैं और ताजिए निकालते हैं और कहते हैं हाय हुसैन हम न हुए। मुहर्रम का महीना शोक का महीना है। आप पूछ सकते हैं क्या इसके लिए भी कोई तारीख तय है जिस दिन शोक मनाया जाता है? तो जवाब है जी, मुहर्रम के 10वें दिन हुसैन की हत्या हुई थी जंग में, इसीलिए उस दिन अलम किया जाता है, यानी शोक मनाया जाता है। तो आप भी इस बात का ख्याल रखें, किसी को हैप्पी मुहर्रम नहीं बोलना है। ये दिन का वीडियो था, अब सुर्खियों पर गौर करते हैं। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाला श्रीकांत त्यागी मेरठ से गिरफ्तार हो गया है। यूपी पुलिस की 12 टीमें उसे ढूंढ रही थीं। श्रीकांत के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि श्रीकांत त्यागी 8 अगस्त को देर रात सहारनपुर पहुंचा। 9 अगस्त की सुबह वो सहारनपुर से मेरठ पहुंचा। वहां वो अपने करीबी के घर पर रुका था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों ने कहा कि श्रीकांत त्यागी तक सफलतापूर्वक ये संदेश पहुंचा दिया गया था कि सरेंडर में जितनी देरी होगी, तुम्हारा जितना भी आर्थिक साम्राज्य है उतना ही ज़्यादा और उतनी ही तेजी से ध्वस्त होता रहेगा। दरअसल ये घटना शुरुआत में स्थानीय लग रही थी, लेकिन इससे योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़े पैमाने पर किरकिरी हो रही थी। इसलिए पुलिस और प्रशासन ये सख्ती दिखा रहा था। वैसे नोएडा पुलिस बीते 4 दिनों से लगातार श्रीकांत त्यागी को तलाश कर रही थी। तलाश इस बात की भी हो रही थी कि वो कौन थे जिनके रसूख का श्रीकांत त्यागी अपने आभा मंडल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। कौन थे उसके स्वामी, आएंगे इस पर फिलवक्त क्या हो रहा था? लगातार उसकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा था। बिजनेस प्रतिष्ठान पर छापे पड़ रहे थे। 9 अगस्त को श्रीकांत त्यागी की एक ऐसी ही लग्जरी कार बरामद भी की गई जिस पर विधानसभा का पास स्टिकर लगाया हुआ था। ये स्टिकर लखनऊ स्थित विधानसभा सचिवालय से किसी विधायक को जारी किया गया था। फिर लोगों ने और जांच पड़ताल की तो पता चला कि गाड़ी पर बीजेपी के झंडे के अलावा ये जो स्टिकर लगा है वो किन माननीय का है, क्योंकि वो माननीय अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। नोएडा पुलिस का दावा है कि इसी स्टिकर लगी कार में बैठकर श्रीकांत त्यागी नोएडा से फरार हुआ था। फिर श्रीकांत त्यागी से पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि उसकी गाड़ी में विधानसभा सचिवालय का जो स्टिकर लगा है वो समाजवादी पार्टी के विधायक और योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और भाजपा की सांसद
संघमित्रा मौर्य के पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य का दिया हुआ है। हम जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अंतरात्मा की आवाज पर विधानसभा चुनाव से ऐन पहले भाजपा से सपा में चले गए थे और पिछले चुनाव के पहले बसपा से भाजपा में आ गए थे। इस बीच तमाम सूत्रों से, सोर्सेज से ये खबरें भी आई कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के सत्ता में आने के बाद से श्रीकांत त्यागी प्रभावी हुआ था और बाद में उसने कई भाजपा नेताओं के साथ भी अपने संबंध विकसित और मजबूत किए थे। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनने के 38 दिन बाद आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हो गया। करीब 40 दिनों के इंतजार के बाद बीजेपी शिंदे गुट में 50-50 का फॉर्मूला बना। राजभवन में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट के 18 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। 18 मंत्रियों की इस लिस्ट में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट को बराबर वरीयता दी गई। टिप्पणीकारों ने कहा कि दोनों पार्टियों ने अपने वोट बैंक को देखते हुए कैबिनेट बर्थ बांटी। बीजेपी ने मराठा और ओबीसी दोनों समुदाय को बराबर जगह दी, जबकि शिंदे गुट का ज्यादा फोकस मराठा समुदाय पर रहा। लेकिन नेशनल मीडिया में सबसे ज्यादा फोकस रहा शिवसेना नेता संजय राठौड़ पर। ये वही संजय राठौड़ हैं जिनके खिलाफ भाजपा के तमाम नेता किरीट सोमैया से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक आंदोलन कर चुके हैं। भाजपा का आरोप था कि राठौड़ पुणे में एक 22 वर्षीय महिला की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। बार बार हो रहे आंदोलनों और बयानों से परेशान होकर महाविकास अघाड़ी ने जिस पहले मंत्री का इस्तीफा लिया था वो संजय राठौड़ ही थे। लेकिन वक्त का तकाजा है, आज भाजपा के समर्थन से बनी सरकार में संजय राठौड़ मंत्री बन गए। वजह कहा गया कि वो बंजारा समुदाय से आते हैं, विदर्भ के यवतमाल जिले से आते हैं। शिवसेना विदर्भ में पारंपरिक रूप से कमजोर रही है, तो उस क्षेत्र को और उस समुदाय को प्रतिनिधित्व देना जरूरी था। तो पार्टी ने इस दफा कई विधायकों को अगली बार और कहीं और समायोजित करने का प्रॉमिस कर दिया, पर संजय राठौड़ पहले शपथ ग्रहण में ही मंत्री बन गए हैं। तीसरी सुर्खी जुड़ी है तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी वरवरा राव से। राव को 10 अगस्त तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से खराब सेहत के चलते अंतरिम जमानत मिली थी। अब बेल याचिका पर दोबारा सुनवाई होनी है। इस बाबत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा दिया। आज इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई। इसमें एनआईए ने कहा कि अगर 83 वर्षीय राव को राहत दी जाती है तो भारत की अखंडता, एकता, सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा असर होगा। एजेंसी का यह भी दावा कि उसकी जांच में राव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, ये एक प्रतिबंधित पार्टी है जो हमारे देश के खिलाफ, राजसत्ता के खिलाफ सशस्त्र हिंसक विद्रोह में शामिल है। तो वरवरा राव इसके मुख्य एजेंडे को लागू करते हुए मिले, ये एजेंसी का कहना है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कहां से शुरुआत करें दिन की बड़ी खबर की? इतिहास के कुछ पन्ने पलटें क्या? यही दिल्ली जहां से हम आपसे मुखातिब हैं, देश की राजधानी, यही नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री और अपने मेंटर और उस समय की एनडीए के कन्वीनर जॉर्ज फर्नांडिस के सच्चे सिपाही। यही दिल्ली और यहाँ पर केशु भाई और उससे भी पहले शंकर सिंह वाघेला की जिद के चलते गुजरात से बाहर इच्छा के विरुद्ध भेजे गए उस समय भाजपा के महासचिव, संगठन का काम देख रहे नरेंद्र मोदी। यही दिल्ली जहां पर इस बात की तैयारी होती थी कि बिहार में किस तरह से लालू प्रसाद यादव के साम्राज्य को खत्म किया जाए। यही दिल्ली जहां पर योजना बनती थी कि अब शरद यादव भी पर्याप्त दिन विपक्ष की, संयुक्त मोर्चा की और कांग्रेस के साथ सहयोग की राजनीति कर चुके हैं। वो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी समता पार्टी, जिसका शुरुआती दौर में नाम था, पार्टी के गठन से पहले जब गुट अलग हुआ था जनता दल से, जनता दल जा, ये सब एक हो जाएं। समता पार्टी की मशाल और शरद यादव की जनता दल एक हो जाए, एक स्वरूप हो जाए, रामविलास पासवान भी उसमें आ जाए। यही दिल्ली जहां पर रामविलास पासवान ने एक निजी बातचीत में हमसे अपनी मृत्यु के कुछ महीने पहले ये दावा किया था कि जिस मीटिंग में ये तय हुआ कि नीतीश कुमार एनडीए का बिहार में मुख्यमंत्री का फेस होंगे, उसी मीटिंग में उस समय के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर पहला दावा तो हमारे रामविलास पासवान जी का बनता है। दलित समाज को आगे बढ़ने में बहुत तकलीफें हुई हैं। रामविलास जी उस समाज से आते हैं, लंबा संसदीय अनुभव है। पर सियासत में क्या होता है, सब अपने अपने हिस्से के सत्य अपनी सहूलियत और अपने संदर्भ के हिसाब से बयान करते हैं।
लालू यादव के समर्थकों से पूछिए तो वो कहते हैं कि जनादेश तो 1990 में भी लालू प्रसाद यादव के ही चलते बिहार में मिला था। वीपी सिंह लालू को पसंद नहीं करते थे तो रामदास की वकालत कर रहे थे। ऐसे में विधायक दल का चुनाव होता है और तब लालू यादव अपने पुराने राजनीतिक गुरु अध्यक्ष जी बलिया के चंद्रशेखर जी को फोन करते हैं। चंद्रशेखर जी अपना कैंडिडेट उतारते हैं, वीपी का कैंडिडेट हार जाता है, लालू मुख्यमंत्री बनते हैं और बिहार में पिछड़ा राजनीति की एक नई शुरुआत होती है। ये नीतीश कुमार तब सांसद हुआ करते थे, विधायकी का भी एक टर्म पूरा हो चुका था और विधायकी की उस टर्म के दौरान भी अनूप यादव के बरक्स लोक दल में नेता कौन हो इसको लेकर लालू यादव का समर्थन किया करते थे। तो लालू और नीतीश का तब का साथ था, पर 1994 आते आते ये साथ खत्म हो चुका था। लालू बिहार में अपने ढंग से सत्ता चला रहे थे, उनके ऊपर से केंद्र के जनता दल का अंकुश खत्म हो चुका था। वीपी सिंह कमजोर हो चुके थे, सत्ता से जनता दल बाहर हो चुकी थी, तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी थी और लालू उन्हें लग रहा था कि बिहार का जनादेश पूरी तरह से उनके लिए है। तो जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और तमाम नेता 1994 में अलग हो जाते हैं। एक रैली होती है जहां हुंकारी भरी जाती है। उधर लालू थे एक अणे मार्ग के मुख्यमंत्री आवास पर, जो वॉकी टॉकी के जरिए लगातार पुलिस वालों के संपर्क में थे और पूछ रहे थे पहुंचा कि नहीं। वो जानना चाहते थे नीतीश उस रैली में जाते हैं या नहीं, बगावत करते हैं या नहीं। उस समय के इतिहासकार कहते हैं तब नीतीश रिलक्टेंट रिबेल थे, अनिच्छुक बागी थे, श्योर नहीं थे। लेकिन 31 अक्टूबर 1994 को पटना के गांधी मैदान की उस रैली के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब मंडल के कई दावेदार हो चुके थे और उनके चुनाव निशान बदल चुके थे। फिर 1995 में चुनाव होता है। चुनाव में लालू प्रसाद यादव पहली मर्तबा अपना एक छत्र राज स्थापित करते हैं। उनके नेतृत्व में जनता दल सत्ता में लौटती है और फिर बात होने लगती है कि क्या लालू यादव अब कोई केंद्रीय भूमिका भी देखेंगे। वो दावेदारी करते हैं जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। इन सबसे इतर 1997 का साल भी आता है। 1996 में ही केंद्र की तीसरे मोर्चे की संयुक्त मोर्चा नाम था सरकार बन चुकी थी। एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जनता दल के नेता उसके मुखिया बन चुके थे। लेकिन इन सब के दौरान जोगिंदर सिंह के सीबीआई का निदेशक रहते हुए चारा घोटाले पर तेजी से जांच होती है और उनकी अध्यक्षी के सवाल पर पार्टी दोफाड़ भी होती है। फिर बिहार में 5 जुलाई 1997 को लालू एक नई पार्टी बनाते हैं। अध्यक्षी बरकरार रहे और सत्ता पर उनकी पकड़ बिहार की कमजोर ना हो, इसके लिए इस नई पार्टी का नाम होता है राष्ट्रीय जनता दल। इसी राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले जब लालू को जेल जाना पड़ता है चारा घोटाले के चलते, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है। इन सब के बीच नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? मशाल लेकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन 1995 के चुनाव में दहाई के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच पाए थे। फिर बात बनती है कि भाजपा का साथ लिया जाए, पर सीख याद आती है सोशलिस्ट जमाने की पुरानी कि भाजपा के साथ तो हमारा जनता पार्टी के दिनों से वैचारिक मतभेद रहा था, पर मनभेद, मतभेद, अंतरात्मा की आवाज, ये सब तब काम आते हैं जब आपके पास नंबर हो, आपके पास सत्ता हो, आपके पास संख्या हो, क्योंकि तभी आपकी जबान का जो सत्य है वो सार्वभौमिक सत्य बढ़ने की ओर बढ़ता है। इसलिए और इन्हीं सब के बीच 1995 में मुंबई में भाजपा का वो चर्चित अधिवेशन भी होता है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ऐलान कर देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारा पीएम फेस होंगे। इस अधिवेशन में बतौर पर्यवेक्षक जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को भेजा था। तो दोस्ती की शुरुआत हो गई। उसके बाद 1998-1999 में हमने उस दोस्ती का विकसित स्वरूप देखा, जब जॉर्ज फर्नांडिस को जो टॉप 4 पोर्टफोलियो माने जाते हैं उनमें से एक रक्षा मंत्री का सौंपा गया था पोर्टफोलियो, और नीतीश कुमार उन्हें भी अलग अलग मंत्रालय मिले। रेल मंत्री के तौर पर इसकी चर्चा खूब हुई। थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ती है। 2000 का बरस आता है। बिहार में एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव होता है।
लोगों को लगता है केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है और राज्य में लालू यादव पर इतने इल्ज़ाम लग चुके हैं तो शायद अब विपक्ष की बारी आ जाए। लेकिन जब डब्बा खुलता है तो जनादेश खंडित होता है, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। पर ऐसे मामलों में होता क्या है, जो संविधान का कस्टोडियन है गवर्नर, वो कॉल लेता है। केंद्र में भाजपा की सरकार और पटना में जो गवर्नर थे वो उसी केंद्र सरकार के सहयोग से काम करते हैं। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिला दी जाती है। साल 2000 नीतीश बाबू पहली बार सीएम की शपथ लेते हैं, पर सत्ता का, राज्यारोहण का ये काल दहाई की संख्या में दिनों के लिहाज से नहीं पहुंच पाता है। कई निर्दलीय जो बाहुबली थे उनका भी समर्थन मिल जाता है। वो नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके दफ्तर में भी पहुंचते हैं, हाथ में हथकड़ी और गले में माला लिए, पर नंबर अभी भी दूर था। उधर लालू प्रसाद यादव सेकुलरिज्म की दुहाई देकर क्या लेफ्ट पार्टियां और क्या कांग्रेस सबको अपने साथ लाने में सफल हो जाते हैं। एक बार फिर से राबड़ी देवी शपथ लेती हैं। 5 बरस बीते, नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, फिर से वाजपेयी सरकार में मंत्री हो गए। 2004 का चुनाव आया तो भाजपा और जेडीयू बिहार में लोकसभा की टर्फ पर भी कमजोर नजर आए। लेकिन एक 1.5 बरस बाद सब कुछ बदलने लगा था। अब बीजेपी मजबूत हो रही थी, नीतीश कुमार का नाम मजबूत हो रहा था, जेडीयू मजबूत हो रही थी। इसीलिए 2005 के पूर्वार्ध में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं और किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो नज़र इनकी तरफ तो आती है, पर तब सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में होते हैं रामविलास पासवान। 30 से कुछ कम विधायक, लेकिन सत्ता की चाबी उनके पास। और तब रामविलास बाबू जो 2004 से पहले ही एनडीए छोड़ चुके थे, यूपीए का हिस्सा थे, वो दांव चलते हैं कि अगर किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम समर्थन देंगे। सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सलाहकार खूब कोशिश करते रहे, लेकिन लालू और रामविलास को एक पेज पर नहीं ला पाए। और जेडीयू और बीजेपी वो रामविलास के विधायकों को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रही थी। रामविलास पासवान कहते थे कि हमने भी आखिरी में उनको छूट दे दी थी, इजाज़त दे दी थी, लेकिन अब गवर्नर हाउस में नाम बदल चुका था और केंद्र की सत्ता भी बदली हुई थी। अब बूटा सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, गृह मंत्री रहे, वहाँ पर गवर्नर थे। तो सरकार बनने की भनक लगते ही, और ये भनक लगते ही कि नीतीश कुमार और भाजपा ने नंबर जुटा लिया है, बूटा सिंह ने विधानसभा भंग करने की संस्तुति कर दी। बरसों बाद कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक माना, पर बीजेपी जेडीयू के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा मामला हो गया, क्योंकि 2005 के उत्तरार्ध में जब बिहार में दोबारा चुनाव होते हैं, दोस्ती पक्की हो चुकी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही एक रैली में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करना भूल चुके हैं, लेकिन अरुण जेटली उनको याद दिलाते हैं, नाम पुख्ता हो जाता है और जेडीयू बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बिहार की सत्ता में आ जाती है। एक नए बिहार को गढ़ने का नारा दिया जाता है, तैयारियां शुरू होती हैं और 2005 से 2010 तक ये तैयारियां जनता को इतनी मुकम्मल लगती हैं कि जब 2010 में चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि अभूतपूर्व हो गया, इतिहास बन गया। आरजेडी खात्मे की तरफ बढ़ गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी बुरी तरह हारे लालू प्रसाद यादव की पार्टी, इतनी बुरी तरह कि यूपीए 2 में मंत्री पद भी नसीब नहीं हुआ और उनकी पार्टी विधानसभा में भी ऐसे ही खेत रही। पर इस पक्की दोस्ती में एक सब चैप्टर और था जो जुड़ गया था। गुजरात के भाजपा के हिसाब से बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री, क्योंकि 2002 और 2007 में सत्ता डिफेंड कर चुके थे, ऐसे नरेंद्र मोदी को बिहार भाजपा अपने प्रचार के लिए 2010 के विधानसभा चुनाव में लाना चाहती थी। पर उससे 1 साल पहले ये तस्वीर आ चुकी थी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले अकाली दल और भाजपा द्वारा आयोजित एनडीए की रैली जो लुधियाना शहर में हुई थी। इस रैली में भाजपा के तमाम नेता और एनडीए के तमाम साझेदार पहुंचे थे। नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और नीतीश कुमार के मंच पर पहुंचते ही बकौल नीतीश खेमा नरेंद्र मोदी उनकी तरफ चल के आते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और जनता के सामने इस तरह से उठा देते हैं। और बाद में रैली के नीतीश कुमार इस चीज़ से खूब नाराज़ बताए जाते हैं। दोनों तरफ के दावे हैं। कैसे रेल मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने 2002 कहा जाता है कि जिस गोधरा दंगे और उसके बाद के प्रसंग के चलते उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम से
असहजता थी, उस प्रकरण के बाद भी कैसे वो रेल मंत्री जाते हुए गुजरात सरकार की तारीफ करके आते हैं। तो इसकी बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं, कैसे भाजपा के एमएलसी गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के करीबी होते हैं आदि इत्यादि। पर लोगों को क्या याद रहता है कि 2010 में ये फिर से जीत गए। एनडीए के लिए ये ज़रूरी था कि ये गठबंधन बना रहे, तो अरुण जेटली और लाल कृष्ण आडवाणी इन सब ने नीतीश कुमार को अपने पाले में रखना ज़रूरी समझा। तो क्या हुआ, जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पार्टी के बड़े नेताओं के लिए जो डिनर रखा था उसे कैंसिल कर दिया। तो क्या हुआ, जो कह दिया गया कि उस डिनर को कैंसिल करने की वजह यह है कि उस डिनर वाली सुबह बिहार के सब अखबारों में एक शरारत भरा पोस्टर छपा था, इश्तिहार छपा था, जिसमें यही 2009 वाली तस्वीर थी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 करोड़ की बाढ़ राहत के लिए आभार दिया गया था, आभार जताया गया था। तब नीतीश एनडीए के लिए, भाजपा के लिए ज़रूरी थे, तो भाजपा ने इस अपमान को कड़वे घूंट की तरह पी लिया। लेकिन 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने गोवा की मीटिंग के बाद अपनी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया, तो नीतीश कुमार जो अब तक चेतावनी के स्वर में बात कर रहे थे, उन्होंने बीजेपी से, एनडीए से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। और उनके लिए ये ऐलान सहूलियत भरा था, क्योंकि 2010 में अभूतपूर्व जनादेश मिला था और 116 सीटें तो खुद जेडीयू को ही मिली थी, यानी बहुमत के आंकड़े से वो 10 से भी कम सीटों के फासले पर थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की उतनी ज़रूरत नहीं थी। 2013 तक की कहानी जो पुराने हम लोग प्रेक्षक हैं राजनीति के, उन सबको बखूबी याद होगी। पर 2013 के बाद सत्ता करवट बदलती है, चेहरे बदलते हैं, निशाने बदलते हैं और फिर अक्टूबर 2013 में एक रैली होती है, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की रैली, पटना में रैली। इस रैली को हम क्यों याद रखते हैं? लोगों ने कहा गांधी मैदान को भरने की बीजेपी ने क्षमता दिखाई, इसलिए याद रखते हैं। लोगों ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री पर बीजेपी के मंच से खुलकर उसी टर्फ पर निशाना साधा गया, इसलिए याद रखते हैं। पर इसको इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि इस रैली पे बम विस्फोट हुए थे। आतंकवादियों ने देश की हारमोनी बिगाड़ने के लिए, राजनीतिक दलों के बीच द्वेष को बिगाड़ने के लिए ये बम विस्फोट किए थे। बिहार के उस समय के डीजीपी अभयानंद थे। जल्द ही उनकी आत्मकथा आने वाली है, जिसमें वो विस्तार से इस घटना के बारे में बात करते हैं। बिहार पुलिस की पीठ भी थपथपाते हैं कि किस तरह से हमने विदिन 24 आवर्स पूरी कंस्पिरेसी को डिस्क्लोज कर दिया था और जो बम नहीं फटा था उसके बारे में भी पता कर लिया था, गिरफ्तारियां भी हो गई थी। एनआईए को सिर्फ डॉट्स जोड़ने का काम रह गया था। पर वो अपराध की कथा है जिस पर कोर्ट और सारा प्रक्रिया चलता रहा। लेकिन आज तो हम सियासत की कथा का भूत बांच रहे हैं ताकि वर्तमान समझ में आए। तो अब आप ठहर कर ये सुनिए कि 2013 की उस रैली में आज के दौर के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को कहा क्या था। यहाँ पर हमारे मित्र मुख्यमंत्री है, मित्रों, यहां पर मुख्यमंत्री हमारे मित्र है। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। अरे राम मनोहर लोहिया जी जो जीवन भर हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ते रहे थे, जीवन भर जूझते रहे थे, और जो अपने आप को लोहिया के चेले समझते हैं, उन्होंने लोहिया की पीठ में खंजर भोंका है और कांग्रेस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। मित्रों, उनके चेले चपाटे उनको माफ करे या न करे, लेकिन
लोहिया जी की आत्मा, जयप्रकाश जी की आत्मा उनके इन कारनामों को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। जो जेपी को छोड़ सकता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। वैसे प्रसंगवश आपको बता दें, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़े हुए हैं। हमारे वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में आपने उनको कई बार सुना होगा, संतोष सिंह। उनकी एक बड़ी चर्चित किताब है, सेज पब्लिकेशन से आई है, जेपी टू बीजेपी। तो इस किताब को पढ़कर आपको इन सारे राजनीतिक आख्यानों के बहुत सारे संदर्भ भी समझ में आएंगे। खैर, रैली पर वापस लौटते हैं। इस दिन बहुत कुछ कहा गया और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। 2013 का विधानसभा का एक बयान है जो नए सिरे से चर्चित हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार के बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव को संबोधित करके बोल रहे हैं। सुनिए। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। मुझे इंस्टाग्राम की वो रील्स याद आ रही हैं, मुझे वो सस्ते मोटिवेटर भी याद आ रहे हैं जो इस शब्द की चीरफाड़ करते हैं और कहते हैं कि इम्पॉसिबल का मतलब आई एम पॉसिबल होता है, नामुमकिन में एक मुमकिन छिपा होता है। मुझे रोंडा बर्न की वो थ्योरी भी याद आ रही है कि ना मत कहिए, ना से कोई वाक्य शुरू करेंगे तो वो जो रहस्य है ब्रह्मांड का, वो इंश्योर करेगा कि वो चीज़ ज़रूर हो। नीतीश कुमार ने खींचते हुए कहा था 2013 में, मिट्टी में मिल जाएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। आप जानते हैं राजनीति में इस तरह के बयानों की मियाद कितनी होती है। हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने तमाम दूसरे राज्यों में देखा, हम उत्तर प्रदेश में तो अक्सर देखते रहते हैं, मेरा गृह राज्य, और हम अब बिहार में भी कई दफ़ा देख चुके हैं। परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी जैसे बीते दिनों की बात हो गई। 2013 में ये अलगाव होता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो नीतीश कुमार पद छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री का, कहते हैं कि पार्टी की मजबूती का काम करेंगे और अपने एक सहयोगी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन 2015 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगती है, तो नीतीश कुमार को समझ में आ जाता है कि जीतन राम मांझी के हाथ में कमान से न उनकी पार्टी सुरक्षित है न सत्ता, तो वो वापस सीएम बनना चाहते हैं, बन भी जाते हैं। और फिर 2015 के लिए उस बड़े गठबंधन का ऐलान होता है जिसमें कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग को किनारे धर दिया जाता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक हो जाते हैं और कांग्रेस भी इनके साथ आती है। 2015 का चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव था। एक तरफ नरेंद्र मोदी, उनकी नई मिली सत्ता, बीजेपी की लोकप्रियता, और दूसरी तरफ सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया ये मजबूत गठबंधन। नरेंद्र मोदी कहते हैं नीतीश कुमार के डीएनए पर टिप्पणी करते हुए, तो नीतीश कुमार के सहयोगी उस टिप्पणी को पूरी बिहारी अस्मिता से जोड़ देते हैं। गीतकार लिखते हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और जब नतीजे आते हैं तो इसी नारे पर मुहर लग जाती है। आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस सत्ता में आ जाते हैं। आरजेडी के विधायकों की संख्या जेडीयू से कुछ ज़्यादा रहती है, लेकिन पहले ही सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार प्रोजेक्ट किए गए थे अपने 7 निश्चयों के साथ, तो वो सीएम बनते हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं। कुछ बरस बीतते हैं, उसके बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होते हैं 2017 में। जो बीजेपी दिल्ली और बिहार में हार के बाद कुछ बैकफुट पर नजर आ रही थी, वो फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करती दिखती है। और उसके बाद कभी नीतीश के पक्के दोस्त रहे, कभी जेडीयू और बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे भाजपा नेता सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू करते हैं। कभी आईआरसीटीसी घोटाले का जिक्र करते हैं, कभी और किसी घोटाले का, जिसके चलते आरजेडी के नेता लगातार सुर्खियों में रहते हैं भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, और नीतीश कुमार असहज रहते हैं। और इन सब के बीच संवाद की लाइन फिर से खोल दी जाती है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच।
एक बार फिर से उस मुहावरे को स्टोर रूम से निकाल के पूछा जाता है जिसका नाम है अंतरात्मा की आवाज़। ये आवाज़ नीतीश बाबू को झकझोरने लगती है। सत्य फिर से उनका सत्य परेशान होने लगता है। पराजित भले ना हो, इसलिए पाला बदलने की घड़ी आ जाती है। आपको याद होगा उस दौरान इन सारे IRCT समेत मामलों में लालू परिवार के ऊपर छापेमारी हुई, इल्ज़ाम लगे, जमीन घोटाले में भी तेजस्वी यादव पर इल्ज़ाम लगे और तब नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे का हवाला देते हुए RJD का साथ छोड़ दिया। जो नीतीश ये कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, वो यू टर्न लेते हुए फिर से बीजेपी में आ गए। सुनिए उस वक्त नीतीश कुमार ने क्या कहा था। अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। नीतीश कुमार का एक वाक्य तब बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अंतरात्मा की आवाज वाला। नीतीश जब बीजेपी के साथ 4 साल की रुसवाई के बाद गए तो उनकी तरफ से भी खुले दिल से स्वागत हुआ, जश्न मना और RJD कैंप उन्होंने पलटू राम की संज्ञा दी। लालू ने केचुर बदलने वाला सांप कहा। RJD समर्थक बोले जनादेश जो 2015 में मिला था उसका अपमान हुआ है, लेकिन वक्त ने फिर से अपने कांटे को आगे बढ़ाया है और नीतीश कुमार ने पाला भी बदल लिया है। डायलॉग सेम है, कहने वाले किरदार बदल गए हैं। 2017 में RJD कह रही थी जनादेश का अपमान हुआ है, अब बीजेपी कह रही है कि जनादेश का अपमान हुआ है। तब RJD पलटू राम कह रही थी, अब बीजेपी पलटी मारने वाला कह रही है। हालात के साथ जज्बात बदल चुके हैं। रही बात सोशल मीडिया पर चर्चा की तो उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रसंगवश याद कर लें कि 2015 के बाद 2020 में चुनाव होते हैं। नीतीश कुमार एक मुश्किल लड़ाई को लड़ते हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत कम हो चुकी थी और चिराग पासवान अपनी LJP पार्टी के साथ उनके पिता का देहांत होने के बाद अलग हो गए थे। वो जितनी सीटें मांग रहे थे नीतीश उतने पर राजी नहीं थे। चिराग 2015 के फॉर्मूले को बीजेपी को याद दिला रहे थे कि जब JDU साथ नहीं थी हम तब भी साथ थे, लोकसभा में जीते थे, विधानसभा में हारे थे। ये सब बातें हो रही थी। चिराग फिर फैसला करते हैं कि JDU जहाँ जहाँ चुनाव लड़ेगी वहाँ वहाँ हम उतरेंगे। नीतीश कुमार को लगता है इसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी खूब खंडन करती है, बयान देती है, पर लोग जब उम्मीदवारों की LJP की सूची देखते हैं तो उसमें कई बीजेपी के पूर्व नेता नजर आते हैं। इन सब चीज़ों के बाद फाइनली रिजल्ट आता है और किसी तरह बीजेपी के और JDU के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो बहुमत के आंकड़े को पार करता है और जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला गठबंधन है जिसमें RJD होती है, जिसमें कांग्रेस होती है, जिसमें वाम दल होते हैं, ये सब बहुमत के कुछ नंबर पहले ही ठिठक जाते हैं। और उन सब के बाद अब ये दिन है, पिछले 48 घंटों में आपने बयान देखे और लोगों की प्रतिक्रियाएं। सोशल मीडिया की बात करें तो जिन्हें महाराष्ट्र में मास्टर स्ट्रोक लग रहा था उन्हें लग रहा है कि यहाँ जनादेश का अपमान हुआ है। जो महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों को राजनीतिक धूर्तता कह रहे थे वो इसे नए सिरे से इसकी तारीफ कर रहे हैं। जिसका जैसा पाला है उसके लिए उसकी सहूलियत के हिसाब से लोकतंत्र लुटता है या राजनीति की बाजीगरी होती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बिहार है, यहाँ रिजॉर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नंबर इतना पुख्ता रखा गया है कि गवर्नर हाउस और विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका ही खत्म हो गई है। कल हमने ये स्थितियाँ क्यों आई, RCP सिंह की बगावत, JDU का उन पर कार्रवाई करना, इन सब के बारे में आपको बीते दिन के लल्लन टॉप शो में विस्तार से बताया था। अब आज के घटनाक्रम पर आ जाते हैं। आज सुबह 11 बजे JDU, RJD और कांग्रेस ने बारी बारी से अपने विधायक दलों की बैठक की। प्लान पहले से तैयार था, ऐलान का इंतजार। दोपहर के करीब 1 बजे खबर भी ब्रेकिंग की शक्ल में फूट गई। नीतीश कुमार ने NDA से अलग होने का ऐलान किया। राज्यपाल हाउस पहुंचे और राज्यपाल फागू चौहान को इस्तीफा भी दे दिया। इस दौरान राबड़ी देवी के आवास में भी
तालियों की गूंज हुई और फिर नीतीश कुमार जब पहुंचे तो वहां पर भव्य स्वागत हुआ। चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से बन गई, फोटो ऑप हुआ और सुनिए उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने क्या कहा। हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग अब सोच कर लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलकर 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार ने इशारों में कहा कि बीजेपी के साथ बहुत दिक्कत हुई, क्या हुई वो हमारे लोग बता देंगे। और तेजस्वी ने खुलकर कहा बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। नीतीश की पार्टी ने भी यही आरोप लगाया था। चर्चा टेप कांड की भी है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के पास कुछ टेप हैं जिनमें आरसीपी सिंह और कुछ और नेता बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है कि विधायकों को मैनेज करने की प्लानिंग और तैयारी थी। आपको ध्यान है, शुरुआत में हमने कहा था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सूत्र कह रहे हैं कि चंदन नाम के व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी, वहीं से खुलासा हुआ। और जब टेप सुन लिए गए, जो संख्या में 3 थे, तो बात साफ हो गई। अंग्रेजी के मुहावरे में कहें तो फाइनल नेल इन द कॉफिन, आखिरी कांटा गाड़ दिया गया। आरसीपी सिंह के साथ साथ बीजेपी पर भी आरोप लगा दिए गए कि वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग कर रहे थे और महाराष्ट्र जैसा एक ऑपरेशन प्लान कर रहे थे। जेडीयू के समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हैं, उद्धव ठाकरे नहीं है। और इसके जवाब में बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। जो कुछ भी हुआ है उसका बेहतर जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। यह सरासर बिहार के जनता और मैंडेट के साथ धोखा है और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। यह इस बिहार की जनता के साथ, मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएंगे। हिंदी की कक्षा में हमारे सुमन आचार्य जी एक मुहावरा सिखाते थे, को नृप होए हमें कहानी, लोकोक्ति थी। इसके संदर्भ बदल गए हैं, व्याख्याएं बदल गई हैं कि को कुछ होए, नंबर कुछ भी होए, नृप तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। हमारे साथी अभिनव ने इस आंकड़े को खोद निकाला कि देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता का नाम नीतीश कुमार है, कुल जमा मात्र 8 बार। अब तक तो उनको शपथ मुंह जबानी याद हो गई होगी, बाकी जिसकी जैसी सियासत है उसकी वैसी व्याख्याएं हैं। लेकिन बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमने एक एक्सपर्ट से भी बात की। आप सुनिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह को। सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का एक तरह से आप ये कहिए कि लास्ट फोर्ट्रेस है बिहार, जहाँ की सोशलिस्ट पॉलिटिक्स 30 ईयर से अभी भी टिकी हुई है। भले ही उस एफरन के साथ भी रही, पूरी तरह से सोशलिस्ट भी रही, कांग्रेस के साथ भी रही, लेकिन वही पावर में रहे। 32 साल से वही पावर में 90 से लेकर चले। और कोई ऐसा राज्य नहीं है जो लगातार सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का इतना लंबा है। तो उसी चीज को नीतीश कुमार प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा था कि 25 तक में हो सकता है बीजेपी हमको हमारी आइडेंटिटी को सबस्यूम खत्म कर दे, इसके साथ हम एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बने रहेंगे। तो अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा, ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अभी तेजस्वी डिप्टी सीएम बनेंगे। तेजस्वी अभी इनके रास्ते में नहीं आएगा, उसका भी सीएम का एम्बिशन, बिकॉज उसके पास समय है, अभी यंग है, काफी समय है उसके पास। तो इन्होंने एश्योर किया है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया। जैसा कि हमने सुना है कि देर सवेरे वो 23 हो 24 हो उसको सत्ता सौंपेंगे और ये नेशनल पॉलिटिक्स में एक न्यूक्लियस बनने की फिर से कोशिश करेंगे। एक आउटसाइड चांस, भले ही फ्रेगमेंटेड अपोजिशन है, लेकिन नीतीश कुमार आने से उनकी एक थोड़ा सा एसिमिलेटिव इमेज है और तो एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी पोस्चरिंग
होगी। वो अपने आप को एक चांस देना चाह रहे हैं। मैं अगर एक ब्रॉडली अगर उदार होकर के उनके बारे में पॉलिटिक्स में करूं, अदरवाइज उनके फ्लिप फ्लॉप वाली पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं करूं, उनकी तरफ से सोचूं तो ये है कि अपनी पॉलिटिक्स को जेडीयू की एज ए पार्टी उसको लॉन्जिविटी देना चाहते हैं, ताकि उनके बाद जो जेडीयू की लाइफ रहे, बियॉन्ड नीतीश कुमार भी रहे, और एक फोर्स बन करके वो एक तरह से बने रहें जो कि बीजेपी को एक डिस्टेंस पर रखे रहे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा था? टीवी स्क्रीन पर टिकर चला दिए गए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री, उन्होंने नीतीश कुमार से बात की। ये सत्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह अपने भुवनेश्वर दौरे में व्यस्त थे। पार्टी के लंबे समय तक प्रभारी रहे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी ऐसी बातें कही गई। किसी ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने अपने संदेशवाहक भेजे, किसी ने कुछ और कहा। सुशील मोदी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार ने उनसे भी बात नहीं की। इन सब के बीच किनसे बात की, इस पर भी बात होती रही कि कल पूरे दिन जनता दरबार रहा और जो तारकिशोर प्रसाद हैं बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री जो थे, उनसे नीतीश जी बात करते रहे, आदि इत्यादि। बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि देर सवेर नीतीश कुमार को उनसे अलग होना ही था, लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल इस बात का जवाब नहीं है कि 2015 में जिस दुर्ग को वो नहीं भेद पाए थे, जो सामाजिक समीकरण है, जो एक कास्ट इक्वेशन बनती है या और दूसरे समीकरण बनते हैं बिहार में, उसको कैसे उससे पार पाया जाए। और सत्ता पक्ष जो नया बना है उसका क्या समीकरण है? कहा जा रहा था कि पहले नीतीश कुमार ने प्रस्ताव दिया कि 2 उप मुख्यमंत्री बने, एक आरजेडी के कोटे से, एक कांग्रेस के कोटे से, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको वीटो कर दिया और कहा कि इससे मिक्स मैसेजिंग जाएगी, स्पष्ट होना चाहिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे इस नए प्रबंधन में, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेंगे। इसको लेकर भी एक खबर आई पहले कि शायद तेजस्वी यादव अभी सत्ता का हिस्सा ना बने, फिर कहा कि नहीं साहब मान गए हैं। फिर खबर ये भी आई कि जो लेफ्ट पार्टी, उसमें भी जो सबसे बड़ी पार्टी है भाकपा माले CPI-ML, वो बाहर से इस सरकार को समर्थन देगी, मतलब उसके विधायक मंत्री नहीं बनेंगे। उधर कांग्रेस के लोग हैं जो मुदित हो रहे हैं कि जो 2015 से 17 तक लंबे समय के बाद, ठीक कितना समय, ठीक 25 बरस के बाद जो सत्ता में हिस्सेदारी मिली लाल बत्ती के रूप में, वो वापस आ जाएगी। लोग कह रहे हैं देखना होगा कि ये गठबंधन कितने दिन तक अपने अंतर्विरोध झेलता है। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 2024 तक ये गठबंधन टिका रहा तो उसके बाद क्या होगा। कहा जा रहा है कि आज जब नीतीश कुमार अपने प्रतिनिधियों से मिले तो उन्होंने भी इसी संभावना पर बात की और कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जगरनॉट को रोकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार में उनको थाम लिया जाए। बिहार में 40 सीटें हैं। 2019 में चुनाव हुए थे तो एनडीए के हिस्से में एक कम 39 सीटें आई थी। एक सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे, आरजेडी के हिस्से में 0 आई थी और बाकी सहयोगी दलों के हिस्से में भी 0 आई थी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये कैलकुलेशन है कि अगर यहाँ पर हम 2024 तक टिके रहते हैं तो बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। फिर कई लोगों ने कहा कि जब एक बार के अलगाव के बाद फिर से आरजेडी और जेडीयू एक हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी क्या एक बार फिर से 2024 के चुनाव में सपा बसपा एक नहीं हो सकती है? राजनीति में एक ही चीज़ स्थायी होती है, सत्ता की संभावना, बाकी सब कुछ बदलता रहता है। इस वाक्य को दोहराने का वक्त आ गया है। लोगों ने यह भी कहा कि 2024 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे, खुद राष्ट्रीय राजनीति में अपनी संभावनाएं तलाशेंगे। हो सकता है कि 2004 के बाद एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ें और बात यहां तक पहुंच गई कि क्या उन्हें यूपीए का कन्वीनर बनाया जा सकता है, एक ऐसा वरिष्ठ नेता जो टीआरएस टीएमसी समेत तमाम पार्टियों को मान्य होगा। तो फिलहाल ये सब संभावनाएं हैं जो सूत्रों के हवाले से आसमान में तैर रही हैं। जो सत्य हैं, वो तथ्य हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। ये बिहार की कहानी है। और एक बात और है जो क्या महाराष्ट्र क्या बिहार चुनाव के पहले चुनाव के बाद लागू होती है कि ये हमारे और आपके प्रतिनिधियों की कहानी है, जहाँ पर राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी तर्क बदलते हैं, कभी तेवर बदलते हैं। पर हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।
अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ, एक बात और, एक नेता और है जो बिहार में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है और फिलहाल पटना और मीडिया की नज़र से दूर है। गांव-गांव, शहर-शहर जा रहा है और 2 अक्टूबर से जो यात्रा शुरू करने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है। प्रशांत किशोर 2014 की तैयारी में नरेंद्र मोदी के साथ ही, 2015 के जनादेश में नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ ही, और 2019 से पहले 2019 के दौर में माफ़ करिएगा अलग हुए साथी जो अब राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बन चुके हैं। ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली की। तो प्रशांत किशोर भी इस नई परिस्थिति में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। और भी कई खिलाड़ी हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं जो बहुत नाराज़ हैं आरजेडी से, क्योंकि उनके विधायक दल में एक को छोड़कर सब लालटेन के चुनाव निशान पर चले गए। पप्पू यादव हैं जो कहते हैं संख्या बल किसी का भी हो, लेकिन जब जनता को ज़रूरत होती है तब हम ही होते हैं। और भी कई दावेदार हैं, सबकी अपनी अपनी बात है। सब बातों पर बनी रहेगी हमारी नज़र। आप देखते रहिए लल्लन टॉप शो। शुक्रिया, शुभ रात्रि।